सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि गांधी जी पर हुए हमले के बाद नेटाल के एक अखबार प्रमुख गांधी जी से मिलने आए और उन्होंने गांधी जी की सच्चाई जनता तक पहुंचाई। इससे वहां के हिंदुस्तानियों में तो गांधी जी की प्रतिष्ठा बढ़ी, परंतु गोरों का द्वेष भी बढ़ा। बहरहाल गांधी जी पूर्व की भांति ही सार्वजनिक संस्था की सेवा में लग गए। आइए इसी कड़ी में सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय बच्चों की शिक्षा। सन 1897 की जनवरी में मैं डरबन उतरा। तब मेरे साथ 3 बालक थे। मेरा भांजा लगभग 10 वर्ष की उम्र का, मेरा लड़का लगभग 9 वर्ष का और दूसरा लड़का 5 वर्ष का। इन सबको कहां पढ़ाया जाए? मैं अपने लड़कों को गोरों के लिए चलने वाले स्कूलों में भेज सकता था, पर वो केवल मेहरबानी और अपवाद रूप होता। दूसरे सब हिंदुस्तानी बालक वहां पढ़ नहीं सकते थे। हिंदुस्तानी बालकों को पढ़ाने के लिए ईसाई मिशन के स्कूल थे, पर उनमें मैं अपने बालकों को भेजने के लिए तैयार न था। वहां दी जाने वाली शिक्षा मुझे पसंद न थी। वहां गुजराती द्वारा शिक्षा मिलती ही कहां से? सारी शिक्षा अंग्रेजी में ही दी जाती थी, अथवा प्रयत्न किया जाता तो अशुद्ध तमिल या हिंदी में दी जा सकती थी। पर इन और ऐसी अन्य त्रुटियों को सहन करना मेरे लिए संभव नहीं था। मैं स्वयं बालकों को पढ़ाने का थोड़ा प्रयत्न करता था, पर वो अत्यंत अनियमित था। अपनी रुचि के अनुकूल गुजराती शिक्षक मैं खोज न सका। मैं परेशान हुआ। मैंने ऐसे अंग्रेजी शिक्षक के लिए विज्ञापन दिया जो बच्चों को मेरी रुचि के अनुरूप शिक्षा दे सके। मैंने सोचा कि इस तरह जो शिक्षक मिलेगा उसके द्वारा थोड़ी नियमित शिक्षा होगी और बाकी मैं स्वयं जैसे बन पड़ेगी दूंगा। एक अंग्रेज महिला को 7 पाउंड के वेतन पर रखकर गाड़ी कुछ आगे बढ़ाई। बच्चों के साथ मैं केवल गुजराती में ही बातचीत करता था। इससे उन्हें थोड़ी गुजराती सीखने को मिल जाती थी। मैं उन्हें देश भेजने के लिए तैयार न था। उस समय मेरा यह ख्याल था कि छोटे बच्चों को माता पिता से अलग नहीं रहना चाहिए। सुव्यवस्थित घर में बालकों को जो शिक्षा सहज ही मिल जाती है, वो छात्रालयों में नहीं मिल सकती। इसलिए अधिकतर वे मेरे साथ ही रहे। भांजे और बड़े लड़के को मैंने कुछ महीनों के लिए देश में अलग अलग छात्रालयों में भेजा अवश्य था, पर वहां से उन्हें तुरंत वापस बुला लिया था। बाद में मेरा बड़ा लड़का वयस्क होने पर अपनी इच्छा से अहमदाबाद के हाई स्कूल में पढ़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका छोड़कर देश चला गया था। अपने भांजे को जो शिक्षा में दे सका उससे उसे संतोष था, ऐसा मेरा ख्याल है। भरी जवानी में कुछ दिनों की बीमारी के बाद उसका देहांत हो गया। मेरे दूसरे 3 लड़के कभी किसी स्कूल में गए ही नहीं। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के सिलसिले में मैंने जो विद्यालय खोला था उसमें उन्होंने थोड़ी नियमित पढ़ाई की थी। मेरे ये प्रयोग अपूर्ण थे। लड़कों को मैं स्वयं जितना समय देना चाहता था उतना दे नहीं सका। इस कारण और दूसरी अनिवार्य परिस्थितियों के कारण मैं अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं दे सका। इस विषय में मेरे सब लड़कों को न्यूनाधिक मात्रा में मुझसे शिकायत भी रही है, क्योंकि जब जब वे बीए, एमए और मैट्रिकुलेट के भी संपर्क में आते, तब स्वयं किसी स्कूल में न पढ़ सकने की कमी का अनुभव करते थे। इस पर भी मेरी अपनी राय यह है कि जो अनुभव ज्ञान उन्हें मिला है, माता पिता का जो सहवास वे प्राप्त कर सके हैं, स्वतंत्रता का जो पदार्थ पाठ उन्हें सीखने को मिला है, वो सब उन्हें न मिलता यदि मैंने उनको चाहे जिस तरह स्कूल भेजने का आग्रह रखा होता। उनके बारे में जो निश्चिंतता आज मुझे है वो ना होती, और जो सादगी और सेवा भाव उन्होंने सीखा है वो मुझसे अलग रहकर विलायत में या दक्षिण अफ्रीका में कृत्रिम शिक्षा प्राप्त करके वे नहीं सीख पाते, बल्कि उनका बनावटी रहन सहन देश कार्य में मेरे लिए कदाचित विघ्न रूप हो जाती। इसलिए यद्यपि मैं उन्हें जितना चाहता था उतना अक्षर ज्ञान नहीं दे सका, तो भी अपने पिछले वर्षों का विचार करते समय मेरे मन में यह ख्याल नहीं उठता कि उनके प्रति मैंने अपने धर्म का यथाशक्ति पालन नहीं किया है, और न मुझे उसके लिए पश्चाताप होता है। इसके विपरीत अपने बड़े लड़के के बारे में मैं जो दुखद परिणाम देखता हूं, वो मेरे अधकतरे पूर्वकाल की प्रतिध्वनि है, ऐसा मुझे सदा लगा है। उस समय उसकी उम्र इतनी थी कि जिसे मैंने हर प्रकार से अपना मूर्छा काल, वैभव काल माना है। उसका स्मरण उसे बना रहे। वो क्यों माने कि वो मेरा मूर्छा काल था? वो ऐसा क्यों न माने कि वो मेरा ज्ञान काल था और उसके बाद में हुए परिवर्तन अयोग्य और मोहजन्य थे? वो क्यों न माने कि उस समय मैं संसार के राजमार्ग पर चल रहा था, इस कारण सुरक्षित था,
तथा बाद में किए हुए परिवर्तन मेरे सूक्ष्म अभिमान और अज्ञान की निशानी थे? यदि मेरे लड़के बैरिस्टर आदि की पदवी पाते तो क्या बुरा होता? मुझे उनके पंख काट देने का क्या अधिकार था? मैंने उन्हें ऐसी स्थिति में क्यों नहीं रखा कि वे उपाधियां प्राप्त करके मनचाहा जीवन मार्ग पसंद कर सकते? इस तरह की दलीलें मेरे कितने ही मित्रों ने मेरे सम्मुख रखी हैं। मुझे इन दलीलों में कोई तथ्य नहीं दिखाई दिया। मैं अनेक विद्यार्थियों के संपर्क में आया हूं। दूसरे बालकों पर मैंने दूसरे प्रयोग भी किए हैं अथवा कराने में सहायक हुआ हूं। उनके परिणाम भी मैंने देखे हैं। वे बालक और मेरे लड़के आज समान अवस्था के हैं। मैं नहीं मानता कि वे मनुष्यता में मेरे लड़कों से आगे बढ़े हुए हैं अथवा उनसे मेरे लड़के कुछ अधिक सीख सकते हैं। फिर भी मेरे प्रयोग का अंतिम परिणाम तो भविष्य ही बता सकता है। यहां इस विषय की चर्चा करने का हेतु तो यह है कि मनुष्य जाति की उत्क्रांति का अध्ययन करने वाले लोग गृह शिक्षा और स्कूली शिक्षा के भेद का और माता पिता द्वारा अपने जीवन में किए हुए परिवर्तनों का उनके बालकों पर जो प्रभाव पड़ता है उसका कुछ अंदाजा लगा सके। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण का एक उद्देश्य यह भी है कि सत्य का पुजारी इस प्रयोग से यह देख सके कि सत्य की आराधना उसे कहां तक ले जाती है, और स्वतंत्रता देवी का उपासक देख सके कि वो देवी कैसे बलिदान चाहती है। बालकों को अपने साथ रखते हुए भी यदि मैंने स्वाभिमान का त्याग किया होता, दूसरे बालक जिसे न पा सके उसकी अपने बालकों के लिए इच्छा रखने के विचार का पोषण न किया होता, तो मैं अपने बालकों को अक्षर ज्ञान अवश्य दे सकता था। किंतु उस दशा में स्वतंत्रता और स्वाभिमान का जो पदार्थ पाठ वे सीखे वो न सीख पाते, और जहां स्वतंत्रता तथा अक्षर ज्ञान के बीच ही चुनाव करना हो तो वहां कौन कहेगा कि स्वतंत्रता अक्षर ज्ञान से 1000 गुनी अधिक अच्छी नहीं है? सन 1920 में जिन नौजवानों को मैंने स्वतंत्रता घातक स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ने के लिए आमंत्रित किया था और जिनसे मैंने कहा था कि स्वतंत्रता के लिए निरक्षर रहकर आम रास्ते पर गिट्टी फोड़ना गुलामी में रहकर अक्षर ज्ञान प्राप्त करने से कहीं अच्छा है, वो अब मेरे कथन के मर्म को कदाचित समझ सकेंगे। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय बच्चों की शिक्षा। वाचन स्वर था जैनेन्द्र सिंह का। प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।